हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस विद संदीप। जैसा कि आप जानते हो, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिटेल से पढ़ना शुरू किया हुआ है और हम इन रिप्रोडक्शन टाइप्स को इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होती हैं। जब माइटोसिस सेल डिवीजन इक्वल डिवीजन शो करता है तो रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है, और जब माइटोसिस सेल डिवीजन अनइक्वल डिवीजन शो करता है तो रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। और यही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस सेल डिवीजन करके एक साथ जब बहुत सारे डॉटर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिशन से होता है। ये सब हमने लेसन 2 के अंदर पढ़ा। फिर लेसन 3 के अंदर हमने फर्दर रिप्रोडक्शन के जो इवोल्यूशंस थे, वेरिएशंस थे, टाइप्स को उसको पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बडिंग की बहुत सारी वेरिएशंस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी ऑब्जर्व होती हैं। जैसे बडिंग हाइड्रा में भी होती है, सायोन में भी होती है, जो स्पंजिज और सिलेंट्रेट्स के अंडर आते हैं। फिर हमने बडिंग की एक वेरिएशन और पढ़ी जिसको हम बोलते हैं गैम्यूल्स। गैम्यूल्स आर बेसिकली इंटरनल बड्स। ये रिप्रोडक्शन किस में होता है? ये स्पंजिला जो फ्रेश वाटर स्पंजेस जो होते हैं, स्पंजेस के अंडर आते हैं, उनमें होता है। फिर हमने ये पढ़ा प्लांट किंगडम में भी एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गैमी। ये ब्रायोफाइट के अंदर जो लीवर वर्ड्स होते हैं उनके अंदर मिलते हैं, तो वहाँ भी एसेक्सुअल बर्ड यानी गैमी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, जहाँ पे एक बॉडी का फ्रेगमेंट डेवलप होके कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है। तो ये पढ़ा हमने रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल स्ट्रोबेलाई होते हैं, उनसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हमने वहाँ पे ये भी बताया कि इसको क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि हम टेरिडोफाइट्स के अंदर एसेक्सुअल एंड के अंदर मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई पढ़ते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल स्ट्रोबेलाई हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल स्ट्रोबेलाई, जिनको हम मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई हमने टेरिडोफाइट में पढ़ी थी, जिनको हम मेल एंड फीमेल कॉन्स भी बोलते हैं। आज हम लेसन 4 को स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 और 3 को जो भी स्टूडेंट डिटेल से पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो लेसन 4 में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्पोर्स। अब सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली स्पोर्स होते क्या हैं। अब भाई स्पोर्स आर इक्वल टू सीड्स इन फंक्शन। स्पोर्स बेसिकली क्या है? दे आर इक्वल टू सीड्स। अब सीड्स आपको पता है भाई हायर प्लांट्स में होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और सीड्स करते क्या है? वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स भी ऐसा ही काम करते हैं। स्पोर्स भी जर्मिनेट होके क्या करते हैं? न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जहां पे सीड्स तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्पोर क्या होता है? दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। बाकी इनके फंक्शन सेम है, ये जर्मिनेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। और सीड्स और स्पोर्स दोनों के दोनों कुछ हद तक, कुछ लेवल तक जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको सर्वाइव कर सकते हैं। और इनका एक अलग पर्पज क्या होता है? देयर अदर पर्पज इज टू बी डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, ताकि ये अलग अलग जगह पे जाके जर्मिनेट हो सके। तो हम स्पोर्स को पढ़ेंगे कैसे? बी स्पोर्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इज कॉमन इन ऑर्गेनिज्म विद सिंपल लाइफ फॉर्म्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली सिंपल होता है, जैसे स्लाइम मोल्ड्स, फंजाई एंड एल्गी। ये हमने बता ही दिया। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक यानी कि यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। अब आपको पता है भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो यहाँ स्पोर्स के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बहुत सारे तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके साइज, शेप, फंक्शन और पर्पज अलग अलग होता है। हाँ,
फाइनली एम एक है, उनका एम क्या है, रिप्रोडक्शन करना, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग, अलग अलग हैबिटेट और जो डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग इनमें वेरिएशंस होती हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, डिफरेंट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड दे शो वेरिएशन इन देयर साइज, शेप एंड नंबर्स। अब ये जो स्पोर्स है भाई, एक तो ये खुद भी मोटाइल हो सकते हैं। ये मोटाइल एक्चुअली कहाँ पे होंगे, मोटाइल स्पोर जनरली एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये वहां पे प्रोड्यूस होते हैं भाई। एक्वेटिक यानी कि जहां पे वाटर होता है और वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो यही हमारा पॉइंट है, दे में बी मोटाइल, जैसे कि जूस फॉर एग्जाम्पल है, एंड नॉन मोटाइल। ये कौन कौन, नॉन मोटाइल क्योंकि सारे स्पोर्स नहीं होते, ये नॉन मोटाइल या तो वाटर करंट से डिस्पर्स होंगे या एयर से डिस्पर्स होंगे। तो ये कहाँ पे होंगे, जैसे कि अपलैनोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनेडिया। अब ये तो हमारे कॉमन पॉइंट आते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में बड़े प्रॉपरली इजीली डिफाइन कर रखा है, ठीक है। बस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उन्होंने एलेबोरेट नहीं कर रखा। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जहां पे सीड मल्टी सेलुलर होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। अब ये बात बार बार बोल रहे हैं कि हमें नीट की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एनालिसिस करके हमें कॉन्सेप्ट अपनी बिल्डिंग करनी है। हम एडिशनल पॉइंट और क्या पढ़ लेते हैं, जब इतना सारा पढ़ लिया, कुछ टर्म हमारी मेंशन है ही अलग अलग जगह पे, जो फिनोमिना ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ये भाई हमने बैक्टीरिया के अंदर, जब अमीबा के अंदर मल्टीपल फिशन पढ़ा था ना, वहां पे ये टर्म हमने पढ़ ली। तो भी स्पोर्स कहीं भी प्रोड्यूस हो रहे हो, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अमीबा में ही स्पोरुलेशन होती है, नहीं, जहां भी स्पोर फॉर्मेशन हो रही है उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन को हम स्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। जेनेसिस का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज की सिंथेसिस होना यानी फॉर्मेशन होना। तो स्पोर फॉर्मेशन की सिंथेसिस को हम स्पोरोजेनेसिस या स्पोरुलेशन बोलते हैं। अब ये भी कॉमन सा फंक्शन है। सीड का फंक्शन क्या होता है भाई, कंपैरेटिवली वो क्या होती है, वहां पे लाइफ जो होती है ना सीड्स के अंदर, वो सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, यानी हार्श कंडीशन को वो काफी हद तक सर्वाइव कर लेती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब सीड जर्मिनेट होके न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही इक्वल फंक्शन यहाँ स्पोर का रहता है, क्योंकि ये लोअर लाइफ फॉर्म में होता है तो फंक्शन सेम ही है। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू हार्श एनवायरनमेंट। अब वही पॉइंट है भाई, हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं, उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन कौन कौन सी हैं, जैसे कि वेरिएबल पीएच, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर भी हो सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, एंड सॉल्ट कंसेंट्रेशन एटसेट्रा। तो इन कंडीशन को वो सर्वाइव कर सकता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो डिस्पर्सल पहले ही हो गया, और जैसे ही वहां पे जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट होके न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर सकता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, अभी जो हम फिर से याद दिला रहे हैं आपको, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को पढ़ रहे हैं तो कॉमन पॉइंट जो हमने लेसन 2 में पढ़े थे ना, कॉमन पॉइंट्स दैट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, माइटोसिस सेल डिवीजन, और माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते, यानी कि ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड दे आर आल्सो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, और मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। तो ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स सभी की सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे कॉमनली अप्लाई होते हैं। और जो अब टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स आर बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव वेरिएशंस। रिप्रोडक्टिव वेरिएशंस क्यों हुई, क्योंकि जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं और डाइवर्सिटी है, और इसी वजह से डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म का इवोल्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये जो रिप्रोडक्शन है इन्हीं की वेरिएशंस होके ये चीज डेवलप होती जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्पोर कौन कौन से हैं
भाई जो 12th जो हमारी एनसीईआरटी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो सिर्फ 2 टाइप के स्पोर्स को ही मेंशन करता है, एक तो जू स्पोर्स को और एक कोनिडिया स्पोर्स को। लेकिन ये तो हमारे लिए नीट के लिए तो सफिशिएंट है भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या चाहती है, आपको सारी चीज़ें रेडीमेड बना के नहीं देती, कुछ आपको खुद ही दिमाग लगा के कॉमन सेंस लगा के पढ़नी पड़ेगी या टीचर से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने कुछ स्पोर 11th में भी पढ़े थे जो 12th में मेंशन नहीं कर रखे। वो कौन कौन से थे? 11th में हमने पढ़े थे अप्लेनोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जब हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो ये आपके मोनेरा किंगडम से स्टार्ट होके प्लांट किंगडम तक आते हैं। फिर हम, क्योंकि भाई आपको प्री मेडिकल की तैयारी करनी है और प्री मेडिकल की तैयारी के लिए जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी माइंड की कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ बुक वॉर्म्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आपकी एनालिसिस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम नीट के एक्स्ट्रा करने के लिए हमने क्या ले लिया? क्लेमाइडोस्पोर्स को भी ले लिया और ओइडियोस्पोर्स भी ले लिया। कई बार ये जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं ये सिर्फ इन एक्स्ट्रा के लिए जरूरत नहीं होते, बल्कि जो सिलेबस वाला होता है ना, उसके कॉन्सेप्ट को एक्स्ट्रा क्लियर करने के लिए भी इन एक्स्ट्रा की जरूरत होती है। जैसे हमने जब ए सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई पढ़ी तो हमारे सिलेबस में ए सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई नहीं है, लेकिन सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई दे रखी है। अब जब सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई भी एग्जिस्ट करती है लिविंग वर्ल्ड में और ए सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई भी एग्जिस्ट करती हैं, तो सीधी सी बात है, आपको जब सिलेबस में सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई दे रखी है तो आपको ए सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई की एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जब इतने सारे स्पोर्स दे दिए तो हम 2 स्पोर्स को और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हमारे जो सिलेबस वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने में हेल्प मिलती है। तो भाई अब हम इन रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्पोर को डिटेल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्पोर आता है वो आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ जू स्पोर्स। ये भाई सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। दीज आर मोस्ट कॉमन स्पोर्स इन दी लिविंग वर्ल्ड। और इनकी एक खास क्या प्रॉपर्टी है, हमने एनसीईआरटी से डायग्राम ले लिया, तो इसमें अगर आपको ये दिख रहे होंगे, यहाँ पे फ्लैजिला दिखा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, फ्लैजिला जो है 2 फ्लैजिला दिखा रहा है, यानी कि बाई फ्लैजिलेट। ये सब में बाई फ्लैजिलेट नहीं होते, तो हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। और फ्लैजिला का हमेशा क्या का पर्पज क्या होता है, मूवमेंट। वो मूवमेंट किस लिए चाहिए होती है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्सल के लिए चाहिए होती है, क्योंकि भी जो स्पोर्स हैं, सीड्स हैं, उनको डिस्पर्स भी करना जरूरी है ताकि वो अलग अलग जगह पे जाके जर्मिनेट कर सकें और अलग अलग जगह पे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके यही सिंपल कॉमन से पॉइंट हो जाते हैं। इट्स मोस्ट कॉमन ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, इट्स मोस्ट कॉमन, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच आर माइक्रोस्कोपिक यानी कि यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक जहां भी लिखा होगा वहां पे यूनिसेलुलर जरूरी है, क्योंकि सीड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यूनिसेलुलर। दीज आर मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर माइक्रोस्कोपिक। मोटाइल, हमने बता दिया मोटाइल क्यों है, क्योंकि दे आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और ये हम +1 में बार बार जगह पे आता है कहां कहां पे ये मिलते हैं। और फ्लैजिला का काम क्या होता है, फ्लैजिला हेल्प द जू स्पोर्स टू डिस्पर्सल। डिस्पर्सल कैसे होगा, स्विम करने में, स्विम इन, फिर ये भी पॉइंट हो गया, स्विम कहां पे करेंगे, सीधी सी बात अभी एनालिसिस का पॉइंट है, एक्वेटिक हैबिटेट में ही होंगे ये प्रोड्यूस फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल। और प्रॉपर डिस्पर्सल की वजह से बाद में जब जर्मिनेशन जब करते हैं सारे के सारे स्पोर्स, सभी स्पोर्स पे कॉमन पॉइंट है ये, ऑन जर्मिनेशन जू स्पोर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो ये आपने देखा हो, यहाँ पे हमने देखा स्पोर्स और यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ, जू स्पोरेंजियम। ये जू स्पोरेंजियम बेसिकली क्या है, स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी, स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी। तो भी स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअली क्या है, इस स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज को हम जो कॉमनली बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और जो जो हम स्पोर्स पढ़ेंगे वो उसके आगे उसी का नाम आ जाएगा। स्पोरेंजियम एक कॉमन वर्ड है। अब यहाँ पे क्योंकि हम जू स्पोर की बात कर रहे हैं
तो इस स्पोरेंजियम को हम क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजियम। यही हमारा लास्ट पॉइंट बन जाता है। प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, एंडोजीनियस का मतलब होता है किसी चीज के इनसाइड प्रोड्यूस होना, ठीक है। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, यानी कि इनसाइड दी जू स्पोरेंजियम। और जू स्पोरेंजियम हमने बता दिया इट इज फ्रूटिंग बॉडी। ये बार बार हम आगे पढ़ेंगे, अलग टाइप के स्पोरेंजियम पढ़ेंगे। अब इनके एग्जाम्पल हमने पहले ही बता दिया। ये एनसीईआरटी में जो मेंशन होते हैं, सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज, जिसको कि हम लोअर फंजाई बोलते हैं। इसका हमारा फर्दर डिवीजन हमारी सिलेबस में नहीं दिया हुआ। जैसे ओमाइसिटीज जो होता है वो भी फाइकोमाइस्टीज के अंदर ही बाद में फर्दर डिवीजन करके बनाया हुआ है। तो इस किस में मिलेगा, लोअर फंजाई जिसको हम बोलते हैं फाइकोमाइस्टीज, जैसे कि एल्बुगो कैंडाइडा एंड सम एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर जू स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ऊपर ये डायग्राम किया हुआ, ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर ही दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्पोर पे मूव करते हैं। ये हमारे +2 के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन +1 के अंदर एक स्पोर और मेंशन होता है, अप्लेनोस्पोर्स। वहां पे मेंशन किस तरीके से होता है, एक लाइन में जू स्पोर मेंशन करता है, दूसरी साथ ही साथ दूसरी लाइन में अप्लेनोस्पोर मेंशन करता है। जू स्पोर को क्या कहता है, जू स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल। लेकिन अप्लेनोस्पोर को कैसे डिस्क्राइब करता है, दे आर नॉन मोटाइल। तो ये दोनों देखो इंटरलिंक्ड बन जाते हैं। इंटरलिंक कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है मोटाइल कौन सा है और नॉन मोटाइल कौन सा है, इस कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जूस्पोर इज मोटाइल बट अप्लेनोस्पोर इज नॉन मोटाइल, ठीक है। ये फाइकोमाइस्टीज के अंदर फर्स्ट टाइम दोनों के दोनों एक साथ मेंशन होते हैं, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए सेकंड स्पोर हमने यही कर दिया क्योंकि ये एक साथ मेंशन किए हुए हैं। तो अप्लेनोस्पोर्स क्या है भाई, अनलाइक जूस्पोर्स, हमने एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज कर दी, ठीक है। अनलाइक जूस्पोर्स, अप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, कई नॉन मोटाइल होते हैं। और यहाँ पे एक डिफरेंस कई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में उसमें मेंशन कर रखा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो अप्लेनोस्पोर्स होती है, इसके केस में क्या होता है, इट हैज सेल वॉल टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि देखो, सर्वाइव करने की कैपेसिटी थोड़ी बहुत तो सभी स्पोर्स के अंदर होती है। ये तो हमने एक कॉमन पॉइंट पढ़ लिया। सीड की तरह ही जितने भी स्पोर्स हैं वो कुछ लेवल तक हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं, और जब वो हार्श कंडीशन पास ऑन हो जाएंगी, चली जाएंगी, कंडीशन फेवरेबल आ जाएंगी, तब वो जर्मिनेट कर जाएंगी। लेकिन देखो, हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी वेरी तो करती है। किसी की कैपेबिलिटी सर्वाइव करने की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो अप्लेनोस्पोर की जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अप्लेनोस्पोर के अंदर क्या है, अप्लेनोस्पोर हैज़ सेल वॉल। और जब हमने जूस्पोर का पढ़ा था तो मैंने ये उस टाइम पे जानबूझ के मिस किया था ताकि दोनों को साथ कर दूं। जूस्पोर में कुछ रेफरेंस बुक क्या लिख रही है, जूस्पोर्स लैक सेल वॉल। तो अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो अप्लेनोस्पोर की सर्वाइविंग कैपेसिटी जूस्पोर से ज़्यादा होगी। जूस्पोर क्या है, मोटाइल है बट लैक सेल वॉल। अप्लेनोस्पोर क्या है, इसके अंदर ये नॉन मोटाइल है बट इट हैज़ सेल वॉल, और सेल वॉल की वजह से ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही कॉमन रहता है हमारा, फंजाई फाइकोमाइसिटीज, जो कि लोअर फंजाई जिनको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने यही ले लिया, एल्बुगो कैंडाइडा। और जब भी हम कई बार एग्जाम्पल याद करते हैं ना, तो हमें आदत डालनी है उनकी जो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना, जैसे क्या काम करती हैं, क्या कॉज करती हैं। तो एल्बुगो कैंडाइडा क्या करती है, ये वाइट रस्ट डिजीज कॉज करती है। क्योंकि ये भी एक तरह से जब हम इनको एक साथ याद करने की आदत रखेंगे तो हमें सारी चीज़ रिवीजन करने की स्पेशल जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो हम भूलते जाएंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को समराइज करने का बेस्ट तरीका यही है, जब हम एग्जाम्पल याद करते हैं तो हमें उस एग्जाम्पल से रिलेटेड अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी याद करना है। जैसे एल्बुगो कैंडिडा को हम वाइट रस्ट बोलते हैं और ये एक टाइप की डिजीज होती है। क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन के साथ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक्ड है, हमने बताया कॉन्सेप्ट जो है लिंक्ड है। अब ये थोड़ी उन कॉन्सेप्ट्स को हम बार बार अलग तरीके से रिवाइज करेंगे। जहां भी मौका मिले किसी चीज़ का मेंशन हो तो हमारे दिमाग में लिंक बनना चाहिए। हाँ भाई,
जब हमने पढ़ा एल्बिगो कैंडाइडा रिप्रोडक्शन के अंदर, तो हमें ध्यान आना चाहिए, हमारा दिमाग रिविजिट करना चाहिए मेमोरी के अंदर जो हमने पढ़ रखा है। भाई एल्बिगो कैंडाइडा से वाइट रस्ट होता है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, है ना, एगेरिकस को हम मशरूम बोलते हैं। जब भी नाम आए तो हमें उनके अदर फंक्शंस इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्पोर आता है कोनिडिया। तो हमारे जो +2 में तो 2 स्पोर दे रखे हैं, जूस्पोर एंड कोनिडिया। अब जैसा कि आप दिख रहे होंगे, कोनिडिया कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोर्स। अब जैसा कि हमने जूस्पोर्स के अंदर क्या पढ़ा था, जूस्पोर्स कहां पे प्रोड्यूस हुए थे? स्पोरेंजिया के अंदर, है ना, यानी इनसाइड बॉडी थी, एक फ्रूटिंग बॉडी के इंटरनल थे एक तरह से, ये एंडोजीनस, है ना, हमने पढ़ा था ना, जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। लेकिन जब हम कोनिडिया के अंदर जाते हैं तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी देखो नहीं है, यहां पे कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, बल्कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ये सब चीजें एक्सटर्नल डेवलप हो रही हैं, यानी कि जो फंजाई की बॉडी है उसकी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर ही ये जो स्पोर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब ये स्पोर्स कोई सिंगली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे अगर आप देखा हो यहाँ पे चेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं कोनिडिया, ये कोनिडिया है सारे के सारे, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये चेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये चेन सिंगली भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और एक साथ मल्टीपल चेन के रूप में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने चेन बना रखी है, ये देखिए मल्टीपल है, एक चेन ये रही कोनिडिया की, दूसरी चेन यहाँ पे, ये चेन ये भी कोनिडिया की चेन है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चेन फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मल्टीपल चेन फॉर्मेशन भी हो सकती है कोनिडिया के लिए, और सिंगल चेन ऑफ कोनिडिया भी प्रोड्यूस हो सकती है। दीज आर नॉन मोटाइल, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर वही रहेंगे, मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये स्पेशल बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्पोर कौन से हो गए? एंडोजीनस। जो इनसाइड नहीं प्रोड्यूस होते बल्कि जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की उसकी आउटसाइड प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस स्पोर। तो कोनिडिया क्या हो गया? दीज आर नॉन मोटाइल एंड एक्सोजीनस स्पोर्स। ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट पीएमटी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएमटी कई बार इन पॉइंट्स को मिक्स करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेती है, एसर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आपको ये पॉइंट कॉम्बिनेशन में याद करने हैं। ये हमने पढ़ ली है, दीज आर नॉन मोटाइल। कौन से नॉन मोटाइल हैं? कोनिडिया आर नॉन मोटाइल एंड एक्सोजीनस स्पोर्स। और ये डेवलप कैसे होते हैं? दे डेवलप थ्रू कंस्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ स्पेशल आईफी, और स्पेशल आईफी को हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। जो माइसीलियम होती है इसकी बॉडी, उसको अगर आपको याद हो फंजाई किंगडम में, वहां पे हाइफी होती है, हाइफी प्लूरल होती है, सिंगल हाइफा होता है, तो वहां पे बहुत सारी हाइफी होती हैं, और वो स्पेशल हाइफी जिसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं, उस हाइफी को क्या बोलते हैं? उस हाइफी को हम कोनिडियोफोर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। तो ये जो स्पेशल आईफी है इसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। फिर स्पोर्स का एक कॉमन पॉइंट रहता है, ये जर्मिनेट होके जितने भी स्पोर्स हैं ऑन जर्मिनेशन ऑल स्पोर्स, जैसे यहाँ पे कोनिडिया स्पोर्स प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम और इंडिविजुअल्स। अब ये भी हमने बता दिया, कोनिडिया में भी प्रोड्यूस्ड सिंगली, एक सिंगल कंस्ट्रक्शन से बन सकता है, और दे में भी प्रोड्यूस्ड इन चेन्स, ये भी हमारा कवर हो गया। अब ये एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं फंजाई, जब हमने पढ़ा था वहीं पे देखो एग्जाम्पल हमारी 10+2 तो रिप्रोडक्शन में क्या देती है? दे अकर्स इन पेनिसिलियम। अब इतना तो सफिशिएंट नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ठीक है हमें पता लग गया, लेकिन हमें पता है कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। जब हम पेनिसिलियम को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पेनिसिलियम हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज के अंदर। जब हमने फंजाई किंगडम पढ़ा था ना, तो वहाँ पे एस्कोमाइसिटीज हमने क्लास पढ़ी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक फंजाई, जहाँ पे एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ऐसे पॉइंट हमारे दिमाग में तुरंत आने चाहिए, जिससे हम जो पढ़ रहे हैं वो भी याद रहे, और जो हम पढ़ चुके हैं पहले से उसका हमारा रिवाइज होता रहे, और उन कॉन्सेप्ट्स की चेन बन जाए, कॉन्सेप्ट मैप बन जाए, माइंड मैप बन जाए। तो एग्जाम्पल हमने बता दिया, कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन सेक फंजाई, ठीक है, पेनिसिलियम में भी होती है। सेक फंजाई में का एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस।
और ड्यूट्रोमाइस्टीज जो होती है ना, एक इम्परफेक्ट फंजाई, ये उसके अंदर भी होता है। इम्परफेक्ट फंजाई एक्चुअली क्या थी, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, और जब इसीलिए उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। और जैसे ही उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें पता लगता है, वो किसी न किसी जो वेल डिफाइंड है ना, परफेक्ट, यहां पे क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन, इसीलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई में मानते हैं। और इन एग्जाम्पल के अंदर जैसे कई बार बाद में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज डिस्कवर हो जाती है। जब वो चीज डिस्कवर हो जाती है, तब हम उनको एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में इनको हम फिर से रिक्लासिफाई कर देते हैं, फिर वो ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल नहीं रहते। ड्यूट्रोमाइसिटीज तो इनफैक्ट आप कह सकते हो, इनके अंदर कोनिडिया इज ओनली मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और कोई किसी तरीके से इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। फिर कोनिडिया के बाद हमारा नेक्स्ट स्पोर आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स सबसे पहले मेंशन होते हैं जब हम एनसीईआरटी के अंदर स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ते हैं ना, वहां पे सबसे पहले स्पोरेंजियोस्पोर्स मेंशन होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स सीधी सी बात है, कॉमन सा वर्ड है। स्पोरेंजियम के अंदर ये प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमने जूस्पोर को तो स्पेशल नाम दे दिया, जूस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हुए थे, जूस्पोरेंजियम में, लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे। जब हम कह रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स की स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि स्पेशल फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जहां पे प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम यहाँ पे डेवलप होंगे, और बाद में या तो ये हाइफी जो ऊपर दे रखी नहीं है, हाइफी ही ब्रेक हो जाती है एक टाइप से, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है ना, ये स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके क्या होगा, स्पोरेंजियम जो है, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स, दे आर रिलीज्ड। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर रिलीज्ड, और रिलीज्ड होके क्या हो जाएगा, रिलीज्ड होके भाई इनका डिस्पर्सल हो जाएगा, और डिस्पर्सल होके फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये जर्मिनेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। फिर अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं भाई। जूस्पोर मोटाइल थे, लेकिन ये क्या है, दीज आर नॉन मोटाइल। और हैं क्या, कौन से स्पोर्स हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, क्योंकि हमने सेक्सुअल स्पोर्स भी पढ़े थे फंजाई के अंदर। जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर पढ़ते हैं, एस्को, और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स पढ़ते हैं, वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो ये क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, दीज आर नॉन मोटाइल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, भाई क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। एंडोजीनसली का मीनिंग क्या होगा, प्रोड्यूस्ड इनसाइड दी स्पोरेंजियम। इनको हम एंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये भाई रेफरेंस बुक में ले रखा है, मैंने इसलिए लिख दिया, लेकिन एंडोस्पोर्स में आपको ध्यान रखता है, एंडोस्पोर्स कहीं दूसरी जगह भी मेंशन होता है बैक्टीरिया के केस में। इसका डिफरेंस आप सोच के रखना, हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स सबसे पहले मेंशन होते हैं स्लाइम मोल्ड के अंदर। वहाँ स्लाइम मोल्ड्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट मेंशन आता है जब हम राइजोपस को पढ़ते हैं ना, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। फाइकोमाइसिटीज कौन सा था, लोअर फंजाई, तो उसके अंदर भी स्पोरेंजियोस्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। और राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया, इन सब चीज़ों को हमें साथ साथ रिवाइज करते जाना है। एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में पूछे टू द पॉइंट लिखो, लेकिन आपको जब याद करते वक्त है तो आपको इस तरीके से लिखते जाना कि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे और आपका माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप लिंक करके अलग अलग चैप्टर से बनता रहे। तो राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, जो फाइकोमाइसिटीज क्लास में आती है। एक म्यूकर है, उसके अंदर भी स्पोरेंजियोस्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। और म्यूकर को हम क्या बोलते हैं, डंग मोल्ड। डंग आपको पता है भाई, गोबर को बोलते हैं। और ऐसी फंजाई जो डंग पे या फीकस पे डेवलप होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस।
कोप्रोफिलस किस लिए? दैट फीड्स ऑन डंग या फीकस के ऊपर जो फीड करती है उसको हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्पोर आता है, ये तो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे। अब हम कई बार एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि प्री मेडिकल टेस्ट जितने भी हैं, नीट हो गया, एम्स हो गया, वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और डॉक्टर का माइंड की कैपेबिलिटी देखो एवरेज माइंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो चाहता है आपका थोड़ा सा एनालिसिस स्कोप जो आपको पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, उनका बिल्कुल 100% सिलेबस बाउंडेड नहीं होता, वो थोड़ा सा आपकी 100 से 105% यानी कि एक्स्ट्रा 5% आपसे एक्सपेक्ट करता है एनालिसिस पावर। अब क्लेमाइडोस्पोर जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कहीं भी नहीं है, लेकिन ये एक तरह से फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये आ जाते हैं ऑप्शन। तो अब ऑप्शन में अगर आपको इसका पता हो तो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने में, चूज करने में आपको ईजी हो जाता है। क्लेमाइडोस्पोर एक्चुअली क्या होते हैं? ये भाई हार्श नॉर्मल मेथड नहीं होता रिप्रोडक्शन का, बल्कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में फिर वही बात है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगी? ऑर्गेनिज्म के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने की, विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। हम रिप्रोडक्शन को पहले ही पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म। ये इवोल्यूशन क्यों होता है? इवोल्यूशन चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए होता है। तो हमें इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहां पे लिंक रखना है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होगा भाई? सर्वाइव करने के लिए ये होते हैं। तो दीज आर थिक वाल्ड। जब हम थिक वाल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा थिक वाल्ड जो स्पोर होता है कंपैरेटिवली हमेशा ही क्लेमाइडोस्पोर्स होता है। दीज आर थिक वाल्ड एसेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर्स कौन से हैं? एसेक्सुअल नेचर वाले, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड टू सर्वाइव दी अनफेवरेबल कंडीशन। और जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने का जो फिनोमिना होता है, फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पेरिनेशन। इसको हम पेरिनेशन बोलते हैं। इसको सर्वाइव करने के लिए होता है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? जैसा कि बाकी सभी के सभी स्पोर्स का काम है, दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग और ऑर्गेनिज्म। अब इनके केस में भी हमने बताया भी स्पोर्स को हम ये इस तरीके से ही पढ़ रहे हैं, वेदर दे आर प्रोड्यूस इनसाइड सम स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। जब इनसाइड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं एंडोजिनसली। जब आउटसाइड प्रोड्यूस हो रही है, आउटसाइड के केस में हम बोलते हैं एक्सोजिनस। तो भाई इनके केस में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो जाता है? दे में भी प्रोड्यूस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, और क्लेमाइडोस्पोर्स के ऊपर यहाँ पे ये थिक वॉल जनरेट होगी। ठीक है, और भी थिक वॉल आप देखो, एक तो ये क्या है? टर्मिनल, यानी टिप्स जो होती है ना, टिप हाइफी की टिप्स पे डेवलप हो रहा है। और कुछ क्लेमाइडोस्पोर विद इन आइफा यानी इनसाइड, इन बिटवीन, कहीं बीच की पोजीशन में डेवलप होते हैं, विद इन आइफा। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है। दे मे बी प्रोड्यूस्ड टर्मिनली यानी कि टिप्स के ऊपर भी हो सकता है, और विद इन आइफा ऑफ माइसीलियम ऑफ फंजाई। देखो वही एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या हो गया? राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस हमने फिर पहले भी पढ़ा था, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो जाइगोमाइस्टीज हमारी उसमें अलग से नहीं दे रखा, हम राइजोपस को जो है फाइकोमाइस्टीज यानी कि लोअर फंजाई के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो जाइगोमाइस्टीज वगैरह के अंदर ये आता है। फाइकोमाइस्टीज के अंदर ही एक जाइगोमाइस्टीज भी है जो फर्दर डिवीजन करके आता है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप एटलीस्ट आपको फाइकोमाइस्टीज तो याद रखना है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स कहाँ पे होते हैं? राइजोपस में भी होता है, और फाइटोप्थोरा जो ओओमाइस्टीज में होता है, ये भी फाइकोमाइस्टीज की फर्दर वो है, इसमें भी होता है। और एगेरिकस, इसको हम मशरूम बोलते हैं, इसमें भी क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्रोड्यूस कब होते हैं? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्लोमाइडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपने अगर ऊपर जाके, हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अगर इसी के कॉन्सेप्ट के पूछे, नॉर्मल कंडीशन में राइजोपस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर राइजोपस में, जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? अगर एग्जामिनर पूछे थे, वहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर्स। फेवरेबल कंडीशन के अंदर
राइजोपस प्रोड्यूस स्पोरेंजियोस्पोर्स, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करेगा, अनफेवरेबल के कंडीशन के अंदर राइजोपस प्रोड्यूस क्लेमाइडोस्पोर्स, जिनके अंदर थिक वाल होती है, और ये थिक वाल्ड एसेक्सुअल स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं। फिर भाई हम नेक्स्ट स्पोर पे पढ़ जाते हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी में एक्चुअली नहीं है, लेकिन क्योंकि कोनिडिया हमारे एनसीईआरटी में है और ओएडिया स्पोर जो है ना, इट इज सिमिलर साउंडिंग टू कोनिडिया, तो इसलिए हमें इसको पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें कोनिडिया और ओएडिया की डिफरेंस का पता रहे। जब हमारे ऑप्शन मल्टीपल चॉइस केस में या फिर असर्शन रीजन के केस में कई बार अगर ऑप्शन दे दें तो हमें इसका फिर पता होना चाहिए। ओएडिया देखो, कोनिडिया हमने पढ़ लिया, मे बी सिंगली एंड और वो चेन में प्रोड्यूस होते हैं, वो चेन सिंगली भी प्रोड्यूस हो सकती है और मल्टीपल चेन में भी। लेकिन ओएडिया स्पोर्स क्या है, अगर याद हो हमने फ्रेगमेंटेशन जो पढ़ा था ना, ये उसी टाइप सा का सिस्टम है। जैसे फ्रेगमेंटेशन में स्मॉल पीसीस में डेवलप हो जाता है, तो ओएडिया के केस में भी क्या होगा, जो आईफी होगी ना वो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यहां पे डिफरेंस है क्या, वहां फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट के अंदर मल्टीपल सेल्स हो सकती हैं, लेकिन ओएडिया के केस में तो हमने पहले ही पढ़ लिया, सारे के सारे जितने भी स्पोर्स उनकी नेचर क्या है, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि यूनिसेल्युलर। तो जो ओएडिया में जो फ्रेगमेंट बनेंगे, जैसे ये ओएडिया के ये जो फ्रेगमेंट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। तो यही हमारा पॉइंट बन जाता है, ओएडिया आर थिन वॉल्ड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर हमेशा कॉमन रहेगा क्योंकि सेक्सुअल स्पोर नहीं है। एसेक्सुअल कंपोनेंट सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी इनटू मैनी कंपोनेंट सेगमेंट सेल्स। कंपोनेंट सेगमेंट सेल्स का मतलब क्या है, इंडिविजुअल सेल्स बन जाती है भाई। अब जैसा कि हमने बताया, ये भी एक मेन रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। जैसे कोनिडिया है, कोनिडिया 4, कोनिडिया फॉर्मेशन, जूस्पेरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, वो क्या है, कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लेकिन ओएडिया जो होता है वो कॉमन एसेक्सुअल मेथड का रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। ऐसे ही जो हमने क्लेमाइडोस्पोर्स पढ़ा वो भी कॉमन मेथड नहीं है। क्लेमाइडोस्पोर्स कब एसेक्सुअल मेथड है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। और जब हम ओएडिया की बात करते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, दिस फॉर्मेशन हमने बता दिया, दिस इज नॉट मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, ये कब होता है ओएडिया फॉर्मेशन, दे आर फॉर्म अंडर सम स्पेशल कंडीशन, जैसे कि जो इनका मीडियम है, एनवायरनमेंट है ग्रोथ वाला, उसके अंदर एक्सेस वाटर हो, बहुत ज़्यादा वाटर हो, एक्सेस शुगर कंसंट्रेशन हो, या कुछ सॉल्ट कंसंट्रेशन भी बहुत एक्सट्रीम हो, उस केस में ओएडिया फॉर्मेशन हो जाती है। वो फ्रेगमेंट में डिवाइड, वो ब्रेकअप हो जाता है, वो फ्रेगमेंट बाद में डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है, दे आर थिन वॉल्ड, क्योंकि जनरली कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अगर अनफेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे एक्सेस शुगर है या फिर एक्सेस साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सर्वाइव करने वाली जितनी भी सेल हैं उनकी जनरली मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भी उनकी सेल वाल अगर एग्जामिनर पूछे तो थिक होती है, तो नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी सेल वाल थिक नहीं होती। ये हार्श कंडीशन में जरूर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इनकी सेल वाल थिक नहीं होती। तो ओएडिया की सेल वाल कैसी होती है, सेल वाल इज थिन वाल। तो इनके एग्जाम्पल क्या आगे भाई, एग्जाम्पल एक मशरूम आ जाता है जिसको हम एगेरिकस बोलते हैं, और राइजोपस जो हम जाइगोमाइसिटीज के अंदर भी पढ़ते हैं, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर जाएं तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज, यानी कि लोअर फंजाई। जो फाइकोमाइसिटीज हैं इसी को बाद में दो डिवीजन और बन जाते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, जाइगोमाइसिटीज, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ओमाइसिटीज। ये हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा सा जब हम एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं ये तब आते हैं भाई। अब ये हमारा स्पोर्ट्स के बारे में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, जब हम नीट और प्री मेडिकल की बात करते हैं, देन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर कॉन्सेप्ट्स देन कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी।
क्योंकि वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको अपडेटेड सिलेबस पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम के साथ अपडेट भी होना। तो आपकी फुल कैपेबिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली एवरेज से ज़्यादा कैपेबिलिटी जाते हैं। तो ये हमारे लगभग हर एक लेसन में होगा, नेवर टू मिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर नीट एंड एम्स। ये बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। ये हमने कुछ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं उनके बेस पे निकाल रखे हैं, जो एनसीईआरटी आंसर नहीं देती, उस एनालिसिस उनका आंसर स्टूडेंट्स पे या फिर टीचर की हेल्प से स्टूडेंट्स पे छोड़ देती है। अब अगर एग्जामिनर हमसे पूछे, वो एक्सपेक्ट करता है वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड सिमिलर साउंडिंग टू जाइगोट इज जूस्पोर्स। तो भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड जाइगोट? अब देख रहा हूँ दे बोथ आर सिमिलर साउंडिंग। तो भाई जूस्पोर्स हमने अभी पढ़ा है, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया पहला डिफरेंस इसका, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर जनरेटेड बाय सम स्पीसीज ऑफ फंजाई एंड एल्गी। जाइगोट हमेशा क्या होता है, गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे और मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट क्या होगा? जाइगोट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड सेल्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। अब जूस्पोर्स में हमने एक पॉइंट क्या पढ़ लिया, जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, और जो फ्लैजिलेटेड होते हैं उसका काम क्या होता है? स्विम करना, मोटाइल करना एक्वेटिक कंडीशन के अंदर, एंड दे आर मोटाइल। लेकिन जाइगोट के केस में क्या है, इट इज नॉन फ्लैजिलेटेड, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन कुछ केस में नॉन फ्लैजिलेटेड तो सभी जगह पे है, लेकिन ये दे में भी नॉन मोटाइल, मोस्ट के केस में तो क्या है, दे आर नॉन मोटाइल। लेकिन कुछ केस में क्या होते हैं, ये मोटाइल भी होते हैं। अब ये पॉइंट हमने एक्चुअली क्यों डाला, क्योंकि हमारे जब हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मलेरियल पैरासाइट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो उसकी लाइफ साइकिल हमारी उसमें दे रखी है, ठीक है। तो उस लाइफ साइकिल में हम एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर सकते हैं। तो वहाँ पे मोटाइल स्टेज भी एक होती है, वहाँ पे जो जाइगोट बनता है ना, उस जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, oocyst। तो oocyst बेसिकली क्या है, इट इज जाइगोट इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो जो oocyst होता है प्लाज्मोडियम के केस में वो मोटाइल होता है, और वो इंसेक्ट के अंदर बनने के बाद, इंसेक्ट के अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन स्टेज कंप्लीट होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये oocyst जो है ये मोटाइल होके मूव होके उनकी जो गट होती है ना, इंटेस्टाइन, वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे फिर अपनी लाइफ साइकिल का नेक्स्ट स्टेप शुरू करती है। इसमें फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिशन द्वारा। फिर आपको याद दिला दूं, oocyst के अंदर मल्टीपल फिशन होता है, और वो इसकी जो इंटेस्टाइन है, गट है, वहां पे होता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। जूस्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं भाई? हमने बताया स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो कहाँ पे होगा? फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम इन केस ऑफ जूस्पोर्स। लेकिन जाइगोट क्या होता है? सिंपल सी है, हमें कॉमन पॉइंट पता ही है, हमें मेन पॉइंट तो यही याद करना है कि जूस्पोर इज फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड जूस्पोरेंजियम। एक टाइप का स्पोरेंजियम है जिसको हम बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। जाइगोट के केस में सिंपल वही, फॉर्म्ड बाय गैमीट फ्यूजन, एंड डेवलपमेंट इसकी कहाँ पे होगी? डेवलपमेंट अकर्स इन एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट होती है वो फीमेल के अंदर एम्ब्रियो होता है, वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होती है। फिर नेक्स्ट भाई, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, उस केस से डिपेंड करता है कि जूस्पोर कैसा होगा। जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा तो जूस्पोर क्या होगा? दैट विल बी डिप्लॉइड। जब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है वहाँ पे जूस्पोर क्या होगा? जूस्पोर विल बी हैप्लॉइड। लेकिन हमने याद हो जब हमने जाइगोट पढ़ा था और हमने गैमीट पढ़ा था, ठीक है, जाइगोट हमेशा क्या होते हैं? जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। जैसे जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, ऐसे ही गैमीट हमेशा क्या होते हैं? गैमीट किसी के अंदर भी हो, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हो चाहे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, वो हमेशा क्या होंगे? दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये कॉन्सेप्ट पॉइंट हमें बार बार अपने आप ही लिंक करके माइंड बना के, ये हमें जब हम पढ़ते हैं ना तो अपने आप दिमाग में आ जाने चाहिए। जब एग्जामिनर डिफरेंस पूछे
तो आपको ये सब कुछ नहीं बताना, ये तो सिर्फ आपका रिवीजन करने का तरीका है। एग्जामिनर को तो जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड में पूछता है या कि कोई और स्टेट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आईसीएसई वगैरह में, वहां पे तो जितना पूछा जाए टू द पॉइंट आपको मिनिमम लिखना है। 2 नंबर का पूछ रहा था आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग पॉइंट में, अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि आपके पास वहां पे टाइम कम होता है। लेकिन लर्न करते वक्त आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट को लिंक करते जाना। अरे ये तो हमने वहां पढ़ा था जब हमने जाइगोट पढ़ा, जाइगोट तो हमेशा डिप्लॉयड होता है, जब जाइगोट के दिमाग में जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो ये भी याद आना चाहिए भाई गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जू स्पोर्स के केस में, है ना। ये तो हमें पता है जो भी स्पोर्स हैं उसमें ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। अब जू स्पोर्स में भी यही काम होगा, जू स्पोर जर्मिनेट करके ऑफस्प्रिंग बना देगा। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ है, ये तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट पॉइंट है, आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता होता है। जब आप ऑप्शन देखेंगे, अंडरगोज डेवलपमेंट फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर, जो बाद में न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। जू स्पोर्स हमने पहले ही पढ़ लिए। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली सिंपल होता है। जैसे एल्गी में पढ़ा हमने, स्लाइम मोड्स में भी पढ़ा अगर और नीचे जाते हैं, और फिर बाद में हमने वो फंजाई के अंदर भी पढ़ा, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंट बन जाता है, फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही जो हाईएस्ट लाइफ फॉर्म होती है ना, प्लांट्स में और एनिमल्स में, उनमें कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है हाईएस्ट प्लांट के अंदर एंड हायर एनिमल्स के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनते हैं, तो जाइगोट किस में होगा, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंटिटीज। अब और अगर कोई आपको चीज, तो जो भी पॉइंट आपके हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन पढ़े और जो पॉइंट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े, वो सारे के सारे जू स्पोर और जाइगोट वगैरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, वो कॉमनली अप्लाइड यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ना, उनकी डेफिनेशन होगी थी माइटोसिस, सेल डिवीजन, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल एंड फाइनली क्लोन्स बोलते हैं। एंड ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर एज वेल एज देयर, आपस में जो ऑफस्प्रिंग भी आपस में एग्जैक्ट कॉपी है और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ एग्जैक्ट कॉपी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन जाता है, एनसीईआरटी से ही हमने हाईलाइट कर लिया क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी 12th में तो देखो मेंशन नहीं है, लेकिन है तो ये भी रिप्रोडक्शन। नीट में और प्री मेडिकल में और बोर्ड में तो यू आर सपोज टू नो ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी शुरू में ही मेंशन कर देती है, ड्यू टू लार्ज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पड़े थे वो सारे आ गए एनालिसिस के अंदर। अब एग्जाम्पल में आपको हो सकता है कुछ मिस कर दे, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बता दे। जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रही है तो +2 में तो सिर्फ जू स्पोर्स बता देता है, जू स्पोर्स आर मोस्ट कॉमन स्पोर्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर मोटाइल, एंड अनदर मेंशन कर देता है कोनिडिया जो कि पेनिसिलियम में मेंशन होते, सिर्फ इतना मेंशन कर देता है। लेकिन स्पोर्स के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिजम्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन एक लाइन में एनसीईआरटी मेंशन कर जाता है, इन लिविंग वर्ल्ड, जहां पे डाइवर्सिटी थी, रिप्रोडक्शन के अंदर भी डाइवर्सिटी है। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है, विच रिप्रोडक्शन अकर्स इन ड्यूट्रोमाइस्टिस। अब ड्यूट्रोमाइस्टिस होता है भाई इम्परफेक्ट फंजाई, यहां पे कौन सा होता है। अब यहां पे जब हम इम्परफेक्ट फंजाई यानी कि ड्यूट्रोमाइस्टिस की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है ना, वो क्या है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, ट्रिक क्वेश्चन पूछे, तो आपको पता होना चाहिए भाई ड्यूट्रोमाइस्टिस में यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर कुछ एग्जाम्पल को ड्यूट्रोमाइस्टिस में इंक्लूड कर रखा है,
और बाद में रिसर्च करने वालों को, साइंटिस्ट को उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो जाती है। तो उसी दौरान उन एग्जाम्पल्स को इम्परफेक्ट फंजाई से निकाल के एस्कोमाइस्टीज, जहां पे एस्कोस्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बेसिडियोमाइस्टीज, जहां पे बेसिडियोमाइस्टीज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे बेसिडियोमाइडोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उसमें इनको क्या करते हैं, रिक्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट फंजाई में सिर्फ कौन से होंगे, जहां पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जामिनर ने अब यहां पे हमने पूछ लिया कौन सा होता है, ड्यूट्रोमाइसिस के केस में कोनिडिया इज ओनली मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे जब हम कोनिडिया पढ़ते हैं तो +2 तो एग्जाम्पल दे देती है पेनिसिलियम के अंदर, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया से रिप्रोडक्शन नहीं होता, वहां पे और बाकी रिप्रोडक्शन के मेथड भी दे रखे हैं। जब हम +1 में जाते हैं वहां पे बताता है फ्रेगमेंटेशन से भी पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ मेंशन है। लेकिन जब हम ड्यूट्रोमाइस्टीज की बात करते हैं ना, यहाँ पे ना तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है दैट अकर्स ओनली एंड ओनली थ्रू कोनिडिया। तो ये भी हमारा पीएमटी के लिए या बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये सिलेबस से ही है। हमें एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है। जब हम रेफरेंस बुक की बात करते हैं, वो रेफरेंस का मतलब होता है कि आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी है, उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस बुक में आपको बहुत हायर लेवल पे नहीं जाना, बल्कि एनसीईआरटी को समझ के थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर आपको उसमें जाना है। फिर हमें डिफरेंस, क्योंकि हमने बार बार मेंशन किया, कुछ स्पोर तो स्पेशल बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के जितने भी स्पोरेंजियोस्पोर्स थे, है ना, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हुए थे। कुछ स्पोर्स हमने पढ़े वो बॉडी के एक्सटर्नल प्रोड्यूस होते हो, तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर एक्सोजेनस स्पोर्स एंड एंडोजेनस स्पोर्स। तो भाई एक्सोजेनस स्पोर्स क्या होते हैं, एक्सोजेनस स्पोर्स व्हेन स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, यानी जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, आइफा की, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस्ड इन सम फंजाई, जैसे एल्गी के अंदर भी होती है, एंड साइनोबैक्टीरिया। जिस साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, फॉर्मरली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मरली कॉल्ड। अब इसको हम नहीं बोलते, अब इसको सिर्फ और सिर्फ हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, फॉर्मरली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये भी हमने एनसीईआरटी से ही रिवाइज कर लिया यहीं पे जब हम इसको पढ़ रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया अगर एग्जामिनर पूछे क्या आज भी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नहीं भाई, फॉर्मरली कॉल्ड। अगर फॉर्मरली और मेंशन प्रॉपर कर दे तो इस वर्ड की इंपॉर्टेंट थी, और फॉर्मरली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि कोनिडिया, कोनिडियो 4 में प्रोड्यूस हुए थे, स्पेशल हाइफी। ओइडिया जो ब्रेक होके कंपोनेंट सेल में फ्रेगमेंट बना देती है। फिर एंडोजिनस स्पोर्स, वही एंडोजिनस स्पोर्स हम किसको बोलेंगे, व्हेन स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज। स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज को हमने क्या बोला था, स्पोरेंजियम। जैसे एग्जांपल हमारा क्या था, जू स्पोर्स, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोर्स, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजियम। ऐसे ही नेक्स्ट स्पोर क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजियो स्पोर किस फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम लिख दें, खाली स्पोरेंजियम, यहाँ पे स्पोरेंजियम। तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया भाई। अब जैसा कि हमने बताया, कुछ जो स्पोर्स इनसाइड बॉडी प्रोड्यूस होते हैं ना, वहां भी एंडोस्पोर्स मेंशन किया होता है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं ना, वहां पे बैक्टीरिया में एनसीईआरटी एक स्पोर का मेंशन करती है। भाई बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है, और प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ऐसे मेंशन करती है। अब वो स्पोर्स बैक्टीरिया में एक्चुअली क्या है, उनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया।
ठीक है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है, एंडोस्पोर जो बैक्टीरिया में होती हैं ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं होता। क्यों? ये तो एक उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसमें एक सिंगल सेल क्या करेगी, एंडोस्पोर बना देगी, अपने अराउंड थिक वाल बना देगी और जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म वगैरह को छोड़ देगी, और एंडोस्पोर सर्वाइव करके जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो बाद में एक सेल से एक ही बैक्टीरिया बनता है, ज्यादा नहीं बनता, कोई प्रोजेनी नहीं बनती। तो इसलिए क्या कहते हैं, एंडोस्पोर जब हम बैक्टीरिया के केस में बात करते हैं देन इट इज नॉट ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमने बता दिया क्यों बनता है। जो मदर सेल है ना, फॉर्म्ड विद इन मदर सेल टू विदस्टैंड, यानी कि विदस्टैंड का मीनिंग क्या होता है, टू सर्वाइव द हार्श कंडीशन, और हार्श कंडीशन के सर्वाइव करने के फिनोमिना को हमने क्या बोला था, पेरिनेशन। ये आपको टर्म तो याद करती जानी है जितनी भी आए, क्योंकि आपकी कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आपकी एनालिसिस क्या कितनी है, और जितनी आपकी वोकेबलरी ज़्यादा होगी, जितनी आपको टर्म याद होंगी, उससे आपकी कंप्रीहेंशन कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अच्छे से आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको ये अलग अलग टर्म, अलग अलग उनके जो सिनोनिम्स, मीनिंग्स, कॉमन वर्ड आपको एक्स्ट्रा, चाहे बेशक सिलेबस में नहीं हो, आपको याद होने चाहिए। तो जो हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पेरिनेशन। अब हमने बता दिया सिंगल मदर सेल से, ठीक है, एक ही एंडोस्पोर प्रोड्यूस होता है। तो सिंगल एंडोस्पोर इज रिलीज्ड बाय रप्चरिंग दी मदर सेल। यहां पे देयर इज नो सेल डिवीजन अकर। अब सेल डिवीजन हमें पता है भी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माइटोसिस सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाइनरी फिशन में 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, बडिंग में भी 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, और मल्टीपल फिशन में बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। लेकिन यहां पे कोई डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता, बस वही मदर सेल सर्वाइव करके बाद में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे कोई सेल डिवीजन अकर नहीं होता एंडोस्पोर के बैक्टीरिया के केस में, न तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, न इसमें सेल डिवीजन होता, ठीक है, और सिंगल एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। और ये अक्कर कहाँ होती है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका दे रखा है। जब स्पोर फॉर्मेशन लिखता है ना, वो रिप्रोडक्शन के अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन को बता देता है। अब एनसीईआरटी आपको रेडीमेड बना के नहीं देती, वो ये नहीं बताती कि रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन का जब जिक्र चल रहा होता है वहीं पे इस चीज का जिक्र कर देती है, कुछ बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन होती है, और ये चीज बता भी देती है वो किसके अंदर होती है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो स्पोर्स को हमने क्या बोला, एंडोस्पोर्स। एनसीईआरटी तो क्या कहती है, खाली स्पोर। एनसीईआरटी क्या करती है, स्पोर्स, सिर्फ स्पोर्स। और ये स्पोर्स प्रोड्यूस किस में होते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे ये मेंशन कर देती है, दी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, और ये एक एक्स्ट्रा हमने कर दिया, इन दोनों में बताती है, एक्स्ट्रा हमने ये ऐड कर दिया स्पोरोसार्सिना। तो इनकी जो स्पीसीज होती है, ये जीनस है, इनकी स्पीसीज के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब फिर हमने स्पोर्स में एडिशनल क्या कर लिया, ये स्पोर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये स्पोर्स भाई एंडोस्पोर बोलते हैं इनको, एंड ये फिर हमने एक्स्ट्रा एनालिसिस करके आपको बता दिया ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल एंडोस्पोर सेल ही बाद में प्रोड्यूस होती है, वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बनती है। अब इसके एग्जाम्पल भी हमें थोड़ा बहुत याद होने चाहिए भी, क्लोस्ट्रीडियम के एग्जाम्पल क्या हैं, बेसिलस के एग्जाम्पल क्या हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम का एक एग्जाम्पल आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये भी बोटुलिनिज्म एक डिजीज होती है, उसको कोज करता है। बोटुलिनम एक टॉक्सिन होता है, वो नर्व सेल को अफेक्ट करता है, टॉक्सिसिटी करता है ये, ठीक है। फिर एक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, जो टेटनस डिजीज को कोज करता है, और बेसिलस एंथ्रेसिस, ये भी उसको डिजीज को कोज करता है, एंथ्रेक्स डिजीज। कई बार आप अखबार में पढ़ेंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जब भी बायोवार की बात आती है तो वहां पे एंथ्रेक्स का पाउडर की खबर आती है। कई बार प्रेसिडेंट के पास या कई इंपॉर्टेंट आदमी के पास क्या होते हैं, एनवलप्स, चिट्ठियां आती हैं, उनके अंदर ये बेसिलस के वाइट स्पोर्स मिलते हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि दे वर मींट टू एज ए बायो वेपन टूल्स टू इनफेक्ट हाईएस्ट पोजीशन प्रेसिडेंट्स एंड डिग्निटरीज इन वेस्टर्न कंट्रीज। फिर एग्जांपल आ गया बेसिलस थ्रीजेनेसिस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसको हम बीटी कॉटन में, यानी कि मॉडिफाइड जो कॉटन होती है ना,
उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ना, एंडोस्पोर्स दे आर हाईली रेजिस्टेंट। किसके अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंट होते हैं? जो भी हमने हार्श कंडीशन पढ़ी ना, हाईली रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशन। जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर आ गया या फिर ड्राइनेस आ गई, डेसिकेशन, इन चीज़ों के अगेंस्ट बहुत हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और उनमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने वाले कौन कौन से स्पोर हमने पढ़े, अगर एग्जामिनर पूछे कॉन्सेप्ट, हमें तो माइंड मैप बनाना है। एंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर दे आर हाईली रेजिस्टेंट। जब हम फंजाई और एल्गी की बात करते हैं, वहाँ पे जो क्लेमाइडोस्पोर्स थे दे आर आल्सो हाईली रेजिस्टेंट, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो बनते हैं वो भी हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो एंडोस्पोर्स इन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। आपसे कंपैरिजन में तो नहीं पूछेगा कौन सा ज़्यादा है। अब फिर हमने जैसा कि पढ़ा, ये हमने किया क्यों, ये कॉन्सेप्ट हमारा पॉइंट था, एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया एंड एंडोजीनस स्पोर्स इन एल्गी एंड फंजाई। जो एल्गी और फंजाई के अंदर एंडोजीनियसली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, कई बार कुछ रेफरेंस बुक इनको भी एंडोस्पोर बोलती है। तो इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे लिंक कर लिया। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एंडोस्पोर रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन जब हम एल्गी और फंजाई के केस में एंडोजीनस स्पोर्स की बात करते हैं, देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। जैसे जूस्पोरेंजिया किसमें प्रोड्यूस होते हैं, जूस्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियोस्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी होती है स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो यही हमारा पॉइंट नेक्स्ट आ जाता है। पहले हमने पढ़ा एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया, अब हम पढ़ेंगे एंडोजेनस स्पोर्स इन एल्गी एंड फंजाई। ये हमें नीट के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला चीज ये आ जाएगा भाई, बैक्टीरिया के केस में एंडोस्पोर दे वर नॉट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन एल्गी और फंजाई में एंडोजेनस स्पोर्स आर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ लिया। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड स्पोरेंजियम, जो स्पेशल फ्लोटिंग बॉडी थी स्पोरेंजियम, उसमें प्रोड्यूस होता है। एंड दे आर आल्सो रेफर्ड एज एंडोस्पोर्स। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये एंडोस्पोर्स जो एल्गी में और फंजाई में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में एंडोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ये एंडोजीनस स्पोर्स, जिनको कभी कभी कोई रेफरेंस बुक एंडोस्पोर बोल देती है, एल्गी में होते हैं, फंजाई में होते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे मल्टीपल एंडोजीनस स्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम स्पोरेंजियम। बैक्टीरिया के केस में क्या था भाई, सिंगल एंडोस्पोर रिलीज्ड है ना, सिंगल एंडोस्पोर इज रिलीज्ड बाय मदर सेल। लेकिन एल्गी और फंजाई में जो एंडोजीनस एंडोस्पोर हैं, दे आर मल्टीपल एंडोजीनस स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम, जो फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजियम होता है उससे मल्टीपल एंडोजीनस स्पोर रिलीज होते हैं। थर्ड हमारा क्या आ जाता है डिफरेंस, एंडोजीनस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, लेकिन हमने बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ा था, वहाँ पे जब एंडोस्पोर बनते हैं बैक्टीरिया में, देयर इज नो सेल डिवीजन। थर्ड डिफरेंस हो गया माइटोसिस सेल डिवीजन। फोर्थ हमारा फिर वही एग्जाम्पल आ जाता है, these endogenous spores are produced in slime molds। ये एनसीईआरटी से ही है, स्लाइम मोल्ड्स में मेंशन कर रखा है स्पोर फॉर्मेशन। हमने सिर्फ ये बता दिया कि भाई वो स्पोर जो मेंशन करते हैं एनसीईआरटी वो कौन सा है, एंडोजीनस स्पोर, वहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स में भी होते हैं, फंजाई हमने पढ़ लिया, फाइकोमाइसीज वगैरह में पढ़ा है ना, ड्यूट्रोमाइसीज इम्परफेक्ट फंजाई वहाँ भी पढ़ा, और बहुत सारी एल्गी जो होती हैं उनमें एंडोजीनस स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये हमने यहाँ पे पढ़े। तो ये भाई हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स वाला लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
ये कंपैरेटिवली उन प्लांट्स में होता है जहाँ पे स्पेशल स्पोर्स नहीं होते, बल्कि किसी भी बॉडी के पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, जहाँ पे स्पोर्स में स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनी, जिसको हमने बोला स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर्स। तो वहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि बॉडी में ही कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे बड्स हो गया या नोड्स होगी, कुछ वेजिटेटिव पार्ट हैं जो एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का काम करते हैं, और जब वो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके +1 में भी मेंशन है और +2 में भी मेंशन है, और उनके जब हम +1 में पढ़ते हैं और +2 में पढ़ते हैं तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी लिंक्ड हो जाती है। +2 में कुछ अलग बात कहता है, लेकिन वो मिक्स करके कह जाता है। कई बार एनसीईआरटी पासिंग वे से मेंशन, लाइन ऐसे मेंशन कर देगी, हमें समझ नहीं आई ये क्या कह गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में ही जो एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन में कोई एक बात कहता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में दूसरी बात कह जाता है, बिना एक्सप्लेन किए कि फर्स्ट लाइन से उसका क्या लिंक था। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ताकि हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कब कब हम रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।